स्वरचित कविताएं एवं मोटिवेशनल स्पीच और स्टडी मटेरियल के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्पेशल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र कुमार स्पेशल। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र कुमार स्पेशल पर। और मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कार्यपालिका। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप साथ में एनसीईआरटी की बुक जरूर लेके बैठें और कोई ऐसा चीज लेके बैठें जिससे कि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो पाए। तो आइए आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं, कार्यपालिका। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार के 3 अंग। तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। कौन कौन से हैं सरकार के 3 अंग? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखिए, सबसे पहले हम इन तीनों का थोड़ा थोड़ा सा एक एक लाइन में मतलब जानते हैं कि मतलब क्या होता है इनका, ये करते क्या है। तो देखिए, विधायिका, विधायिका शब्द को अगर हम रिलेट करें तो विधि, विधि मतलब निर्माण, ठीक है। तो विधि से बना है विधायिका, जिसका शाब्दिक अर्थ है कानून का निर्माण करना। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं कार्यपालिका। देखिए, कार्य, कार्य मतलब काम, पालिका मतलब पालन करने वाला, यानी अपने कार्य का पालन करने वाला। ये कौन सा अंग हो गया? कार्यपालिका, जिसके तहत क्या होता है कि कार्य को लागू कराया जाता है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा बताता हूं विधायिका और कार्यपालिका के बारे में फिर से। देखिए, विधायिका का शाब्दिक अर्थ है कानून बनाना, यानी विधि से बना है विधायिका। तो जो विधायिका कानून बनाती है, ठीक है, जो विधायिका कानून बनाती है उसी को लागू करता है कार्यपालिका, है ना। क्योंकि कार्यपालिका का कार्य का पालन करने वाला अर्थात कार्यपालिका। तो जो विधायिका द्वारा कानून बनाया गया है उसको लागू करने का काम किसके पास होता है? करवाने का काम कार्यपालिका के पास होता है। अच्छा, अब बात करते हैं न्यायपालिका। देखिए, न्याय का तो आपको पता ही है कि अन्याय और न्याय तो जानते हैं आप लोग। तो न्याय का मतलब होता है समीक्षा करना या फिर सही तरीके से पक्ष को सिद्ध करना कि कौन सा पक्ष सही है गलत है, ठीक है। तो न्यायपालिका के यहां पे शाब्दिक अर्थ होता है कानून को न्याय दिलाना, ठीक है। यानी जो विधायिका द्वारा कानून बना गया है और कार्यपालिका द्वारा कानून लागू करवाने की मांग रखी जा रही है, उसकी समीक्षा करती है न्यायपालिका। समीक्षा मतलब व्याख्या करती है। व्याख्या के अंतर्गत यह करेगी कि कानून सही है या नहीं है। यदि कानून सही नहीं है तो उसे न्याय नहीं मिलेगा, यदि कानून सही है तो न्याय मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि न्यायाधीश यानी जज, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो जज बोलते हैं। तो न्यायपालिका का मतलब होता है किसी चीज को न्याय दिलाना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये क्या थे, थोड़ी थोड़ी सी परिभाषाएं थे आपको समझने के लिए कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होते क्या है। ये सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले कार्यपालिका। देखिए, न्यायपालिका, विधायिका, तो ये जो विधायिका और न्यायपालिका 5वां और 6वां चैप्टर है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। विधायिका, न्यायपालिका क्या होती है। बस हमने यहाँ पे यही जानने का प्रयास किया था कि न्यायपालिका के अंतर्गत क्या क्या होता है, क्या करती है न्यायपालिका, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विधायिका और कार्यपालिका के बारे में, सॉरी, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में 5वें और 6ठे चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कार्यपालिका, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले तो मुख्य रूप से कार्यपालिका 2 ही प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्थायी और अस्थायी। कौन कौन सी? स्थायी और फिर अस्थायी। अस्थायी को हम अगर सिंपल भाषा में समझे तो राजनीति, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि अस्थायी और स्थायी कार्यपालिका कैसे होती है, इसमें अंतर क्या क्या है, कौन कौन से अधिकारी आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थायी यानी राजनीति। तो देखिए,
अस्थायी की अगर हम बात करें तो जितने भी राजनीतिक नेता हैं, यानी भारत, हम जैसे भारत में रह रहे हैं या दुनिया पे जितने भी देश हैं, तो हर एक देश के कुछ नेता होते हैं और कुछ सीमाएं होती हैं उनकी, ठीक है। तो जितने भी राजनीतिक नेता हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री है यानी प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर की सीमाएं क्या है कि वो एक पंचवर्षीय यानी 5 वर्ष तक उसकी सरकार रहती है, उसके बाद वो फिर से उठ सकता है, लड़ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही जीते। हो सकता है कुछ गलत कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि उस पर जनता विश्वास ना करे, कोई और बन जाए, है ना। तो इसकी जो कार्यकाल की सीमा होती है केवल 5 वर्ष होती है। अगर यदि उससे पहले अगर जनता खुश नहीं है उससे, तो उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया जा सकता है। तो आई होप अब समझ में आ रहा होगा कि अस्थायी कार्यपालिका होती क्या है आखिर में। अच्छा, और हम उदाहरण की बात करते हैं तो अगला पॉइंट लेते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है। इसकी भी सीमाएं कितनी होती है? 5 वर्ष की होती हैं। तो देखिए 5 वर्ष के अंतर्गत ये 5 वर्ष तक तो रह सकता है, लेकिन उसके बाद ये भी उठेगा जैसे प्रधानमंत्री की चुनाव होते हैं उसी प्रकार। लेकिन हो सकता है कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं इससे खुश ना रहे, शासन ये अच्छा ना कर पा रहा हो, और उससे पहले भी ये हटाया जा सकता है अगर नहीं खुश होता है कोई। तो कौन से प्रस्ताव से हटाया जा सकता है? ये महाअभियोग। कौन सा प्रस्ताव लगाया जाता है इसमें? महाअभियोग, जिसके प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अच्छा, अब और ही बात हम करते हैं, मुख्यमंत्री, एमएलए यानी एमएलए की बात करें तो हम विधायक जो भी हैं, तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये सब क्या है? अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं, जिनकी सीमाएं 5 वर्ष या 6 वर्ष तक होती हैं, ठीक है। तो आई होप अब समझ में आया होगा आपको कि स्थायी और अस्थायी, हमने यहां पे चर्चा की है अस्थायी कार्यपालिका के बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं हम स्थायी कार्यपालिका, जो स्थायी रहते हैं। तो देखिए सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, ध्यान से सुनिए, वो हम वहां पे अस्थायी में क्या बात कर रहे थे? जो सरकार है, लेकिन यहाँ पे सरकार के कर्मचारी की बात कर रहे हैं। तो सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं आईएएस, डॉक्टर, टीचर्स, प्रिंसिपल, पुलिसकर्मी, तो ये क्या है? स्थायी कार्यपालिका है। न्यायाधीश, है ना, ये क्या है? अस्थायी नहीं है, ये स्थायी कार्यपालिका है। जैसे अब मैं थोड़ा सा आपको बात करता हूं, यहां पे उदाहरण देता हूं कि देखिए आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो स्कूल का जो देखरेख करता है, यानी अपने नियमों को जो पालन करता है, कार्य का पालन करने वाला, वो कौन है? सबसे पहले नंबर का आता है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या करता है कि सबका टाइम टेबल बनाता है कि कौन सा टीचर कौन सी पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ठीक है। और स्कूल में होने वाली शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन करता है, ठीक है, यानी उसका देखरेख करता है, और स्कूल में चल रहे हालातों के बारे में समीक्षा करता है। तो ये कौन करता है? प्रिंसिपल करता है। अच्छा, अब आप और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो टीचर्स ये देखते हैं कि हमारा कोर्स कितना कंप्लीट हुआ है, कितना हमने पढ़ा, कितना भी पढ़ाना है। तो ये क्या है? ये स्थायी कार्यपालिका है, ठीक है। इनकी कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे टीचर्स, हाँ भाई 60 साल तक या 30 साल तक जितने भी इसकी सीमाएं हैं वो रहता है अपने नौकरी पे, इसको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अपवाद है, जैसे कि आप कहेंगे हाँ भाई टीचर्स ने भी तो गलत कार्य कर दिया, उसको भी सस्पेंड कर दिया जाए, तो वो एक अपवाद हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको आ रहा होगा स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्य अंतर क्या क्या है। अच्छा, और हम बात करते हैं कि डॉक्टरों की 60-65 साल सीमाएं होती हैं, तो उनकी भी एक परमानेंट नौकरी निर्धारित हो जाती है। तो ये क्या किस कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं? स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और न्यायाधीश यानी निर्णायक मंडल, जज, ये सब क्या है? स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनपे तो ये जो न्यायालय होता है यानी जो जज होते हैं, इनके ऊपर तो सरकार भी कोई दबाव नहीं बना सकती है। यदि सरकार इनके ऊपर दबाव बनाती है तो क्या करते हैं? ये सरकार को कटघरे में ले जाकर खड़े कर सकते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ी दिन की बात बताता हूं,
जब कोलकाता में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एक गलत जानकारी दे दी गई थी, यानी गलत निर्णय दे दिया गया था, तो उनको फौरन हटा दिया गया था। क्यों? क्या सरकार जो कहेंगे आप उसको मान लेंगे? नहीं, क्योंकि न्यायपालिका का मतलब ही क्या होता है? न्यायालय करना। ठीक है, तो इसलिए ये स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आती है, जिनकी सीमाएं कुछ निर्धारित होती हैं। और अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें तो जो भी कर्मचारी परमानेंट होते हैं, ठीक है, यानी सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट किए जाते हैं, वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारे देश की जो बात है, यानी भारत देश में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या आता है बताइए? तो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ये आते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, ये सब क्या आते हैं? मंत्रिपरिषद, ये सब क्या आते हैं? संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत। तो देखिए, संसद के 2 सदन मुख्य हैं आपके लिए। संसद के 2 सदनों के नाम बताइए, अक्सर ये आ जाता है। तो संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा वो होता है जो देश के स्तर पे काम करता है, केंद्र के स्तर पे काम करता है, और राज्यसभा वो होता है जो राज्य के स्तर पे काम करता है। यदि अगर हम बात करें तो लोकसभा जो है वो भारत को पूरा देखेगा, और राज्य जो है वो राज्य से यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनकी वह समीक्षा करेगा। ठीक है, तो आई होप अब समझ में आ रहा होगा संसदीय व्यवस्था। देखिए, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री किसके बहुमत से बनता है? विधायिका की बहुमत से बनता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो अभी वर्तमान में हमारे देश में किसकी सरकार है? बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की सरकार है। और बहुमत किसकी थी? विधायिका की बहुमत किसकी थी? वो भी थी बीजेपी, कांग्रेस की थोड़ी न थी। अगर कांग्रेस की होती तो क्या बीजेपी होती यहां पे? नहीं होती। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या होगा। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, यानी जो विधायिका पूछेगी उसके प्रति प्रधानमंत्री क्या करेगा? जवाबदेह होगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री कार्य किसके साथ करता है? अपने कैबिनेट के साथ, यानी मंत्रिपरिषद के साथ। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा राष्ट्रपति। तो देखिए, राष्ट्रपति एक नाम मात्र का नागरिक, वैसे नाम मात्र का कर्मचारी होता है। यानी सरकार का मुख्य हेड कौन होता है? राष्ट्रपति नहीं होता है, होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के पास तो कुछ नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, जिसको राष्ट्रपति के को अगर हम बोल सकते हैं तो रबड़ का मिट्टा कह सकते हैं, क्योंकि मानते हैं कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, लेकिन जो सरकार का हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आप जैसे सुनते हैं कि प्रधानमंत्री यहां देश गए, साउथ कोरिया गए हैं, उन्होंने चीन के साथ समझौता करी, साउथ कोरिया के समझौता की, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करी है, इन्होंने इनके साथ आपसी समझौते को मजबूत करने की बात रखी है, ये वो रखा है। तो ये करता कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन जब आते हैं वहां तक बस सिग्नेचर कौन करता है? राष्ट्रपति। तो आई होप अब समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति की शक्तियां कितनी हैं। तो ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां, राष्ट्रपति के अधिकार, प्रधानमंत्री के अधिकार, किसके पास कितना अधिकार होता है। लेकिन हाँ, अगर हम केंद्र स्तर और राज्य स्तर की बात करें तो कार्यपालिका को हम यहां पे भी ऐसे भी बांट सकते हैं। तो केंद्र स्तर पे आ जाएंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। राज्य के आधार पे आ जाएंगे गवर्नर, राज्य और क्या नाम है, मुख्यमंत्री और विधायक, ये सब आ जाएंगे राज्य के स्तर पे। तो देखिए, जो केंद्र स्तर की है वो देश के लिए कार्य करेंगी, जैसे प्रधानमंत्री है पूरा देश को चलाएगा। लेकिन वही राज्य स्तर पे आते हैं तो मुख्यमंत्री सिर्फ अपने राज्य को चलाएगा। अच्छा, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद दोनों में होती है। तो जो मंत्रिपरिषद है वो केंद्र स्तर की देश को के बारे में देखरेख करेगी, अरे देश की समीक्षा करेगी, और जो राज्य स्तर की मंत्रिपरिषद है वो राज्य के बारे में समीक्षा करेगी। ठीक है, तो आई होप। और गवर्नर, देखिए केंद्र का मुख्य राष्ट्रपति होता है और राज्य का जो होता है वो गवर्नर होता है। तो बस इतना अंतर है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की। तो हाँ, मैंने ये बता दिया था कि अधिकार जो भी हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में, इनको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, किसके पास कितनी शक्तियां होती हैं। लेकिन उससे पहले हम और थोड़ा सा जान लेते हैं अर्ध अध्याक्षात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है।
अगर हम इनको जान जाएंगे तो जो हमारा अगला पार्ट होगा उसको हम सुचारू रूप से सही तरीके से परख पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं अभी अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है? देखिए, जो देश का मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, नहीं, जो देश का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत होता है? अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जो सरकार का मुख्य रूप से कार्य करेगा, यानी कोई भी कानून को इधर उधर पारित करेगा, ये वो, जैसे कुछ कानून को लागू करना है या किसी चीज पे डिसाइड निर्णय लेना है, तो वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। सरकार का मुख्य हेड वही होता है, प्रधानमंत्री। लेकिन देश का अगर मुखिया माना जाए तो राष्ट्रपति क्या करता है? एक हस्ताक्षर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम आगे जानेंगे कि 14 दिन का इसका कुछ प्रोसेस होता है, तो अगले पार्ट में जानेंगे कि 14 दिन के अंदर इसको करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि देश का भी मुखिया होता है राष्ट्रपति और सरकार का भी मुखिया होता है राष्ट्रपति। इसमें क्या होता है कि वहां पे अर्ध अध्यक्षात्मक में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया था और राष्ट्रपति देश का मुखिया था, लेकिन अध्यक्षात्मक में देश का भी मुखिया राष्ट्रपति है और सरकार का भी मुखिया राष्ट्रपति है। तो ये हम अगले पार्ट में जानेंगे कि कहां पे अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है, यानी अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, और कहां पे अध्यक्षात्मक और कहां पे संसदीय व्यवस्था। ये 3 प्रणालियां होती हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र कुमार स्पेशल। नमस्कार।